नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में। हमारे पिछली जो भी वीडियो थे उनमें हमने बात की संवैधानिक इतिहास की। आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे हमारी संविधान सभा की। हमारा जो भारत का संविधान बनाया किसने? संविधान सभा ने। अभी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था इसकी हम बात करेंगे आज। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये क्लास, और इससे अगली वाली क्लास आप ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे आपके। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊँगा आपको कैबिनेट मिशन, क्योंकि वहीं से हमारी संविधान सभा बनी थी। इसलिए दोनों क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी संविधान सभा के लिए। तो आज हम बात करेंगे संविधान सभा की। अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही थी तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो हम बात करते हैं संविधान सभा की। और संविधान सभा की मैं बात करूं तो संविधान सभा को लेकर दो स्तर पर प्रयास हुए। एक भारतीयों ने प्रयास किया और दूसरा अंग्रेजों ने प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा प्रयास और भारतीयों द्वारा प्रयास। दोस्तों दोनों की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नई नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। बहुत अच्छी बातें आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होंगी वो बातें बताऊंगा मैं। भारतीयों द्वारा किया गया प्रयास और अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रयास, इस संविधान को लेकर, इस संविधान सभा को लेकर क्या क्या प्रयास किए इसकी हम बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते हैं, पहले हम भारतीयों द्वारा किया गया प्रयास पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रयास। तो सबसे पहले मैं बात करूं भारतीयों द्वारा किए गए प्रयास की। पहले हम इसी की बात करेंगे, फिर हम इसकी बात करेंगे। भारतीयों द्वारा किया गया प्रयास में मैं बात करूं तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रयास किया गया 1895 में। इनके द्वारा एक विधेयक लाया गया, स्वराज विधेयक। इस स्वराज विधेयक के तहत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक प्रयास किया गया। उन्होंने कहा, देखो संविधान की बात नहीं कर रहा है ये, बहुत बार ये भी होता है संविधान सभा की ये कोई बात नहीं कर रहा, संविधान की कोई बात नहीं कर रहा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अंग्रेजों के बैनर के नीचे, अंग्रेजों के तहत हमारे भारतीयों को भारत का शासन दे दिया जाए, यानी हमारे को हमारा राज दे दिया जाए, स्वराज। इन्होंने एक विधेयक रखा, स्वराज विधेयक, एक बिल रखा। उस बिल के माध्यम से इन्होंने मांग की थी कि औपनिवेशिक स्वराज हमारे को दे दिया जाए। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। तो सबसे पहले प्रयास इन्होंने कहा कि राज हमारे को दे दिया जाए। लेकिन इसके बाद में हम बात करें तो 5 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने कहा, इन्होंने क्या कहा वो लाइन याद रखना, कई बार लाइन दे के पूछ लेता है कथनों में, ये कथन किसका कहा हुआ है, तो स्टेटमेंट याद रखा करो। महात्मा गांधी ने कहा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यानी सबसे पहले संविधान की अगर भारतीयों में बात कर रहा है, कौन कर रहा है? महात्मा गांधी। सबसे पहले संविधान की बात महात्मा गांधी कह रहे हैं। इन्होंने कहा 5 जनवरी 1922 को कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अंग्रेजों के द्वारा थोपा हुआ संविधान हम नहीं लेंगे। हमारा जो संविधान होगा ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो दोस्तों यहाँ से कंफ्यूज होता है थोड़ा सा। पहला प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने किया, ये ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए संविधान के बारे में पहली बात किसने की? महात्मा गांधी ने की। किसने?
महात्मा गांधी जी ने, इन्हें राष्ट्रपिता कहते हो आप। आगे हम बात करें तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी था, जब 1935 का भारत शासन अधिनियम मैंने पढ़ाया आपको, अभी जस्ट जो पिछला वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि एक मिशन आया था, कमीशन आया था, साइमन कमीशन, उसका विरोध किया। अब विरोध किया तो एक अंग्रेज अधिकारी था बर्कनहेड, इस बर्कनहेड की चुनौती पर, लॉर्ड बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती पर एक आदमी था हमारे भारत का, मोतीलाल जी नेहरू, मोतीलाल नेहरू। नेहरू जी ने क्या किया, इस बर्कनहेड की चुनौती, इसकी चुनौती को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। चुनौती दी इसने कि आप संविधान बना के दिखाओ, ऐसा संविधान जिसको पूरे देश का पूरा दल माने, यानी जितने भी हमारे दल थे वो सारे दल इस बात को माने, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो बर्कनहेड की चुनौती पर मोतीलाल जी नेहरू ने एक समिति बनाई, इनकी अध्यक्षता में समिति बनी 10 सदस्यों की, और इन 10 सदस्यों की समिति में मैंने पिछले वीडियो में बात भी की थी इनकी, कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सदस्य थे उनकी हम बात की थी। इस समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को कहते हैं हम नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ नेहरू रिपोर्ट के बारे में, बहुत सी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी और देख लेते हैं यहाँ पे। इस नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटेन की संसद में रखा गया था 10 अगस्त 1928 को। ये पूछा भी जाता है कि ब्रिटेन संसद में कब रखा गया, 10 अगस्त 1928 को। इस नेहरू रिपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, तो इस नेहरू रिपोर्ट को ही हम कहते हैं संविधान का ब्लूप्रिंट, यानी कि नील पत्र, नील पत्र या ब्लूप्रिंट भी कहते हैं हम इसको संविधान का। एक खाका होता है ब्लूप्रिंट, जैसे इंजीनियर मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले जो एक खाका तैयार करते हैं, मॉडल जो तैयार करते हैं, उसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है उस मकान का। वैसे हमारे जो संविधान है, संविधान का जो खाका पहले से तैयार हो गया था वो नेहरू रिपोर्ट के तहत तैयार हो गया, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों, संविधान का ब्लूप्रिंट। चलो आगे देखते हैं। ये नेहरू रिपोर्ट की इनकी बात पिछले वीडियो में कर भी चुके हैं। पूछा जा सकता है नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटेन संसद में कब रखा गया, 10 अगस्त 1928 को रखा गया। फिर क्या हुआ इनके बाद में मैं बात करूं तो 1934 में, 1934 में एक सदस्य थे M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय ने सबसे पहले औपचारिक या व्यक्तिगत, सर्वप्रथम औपचारिक या व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग की। किसकी मांग की, संविधान सभा की मांग की। देखो संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन, महात्मा गांधी। हमारे लिए स्वराज विधेयक या आज़ादी की मांग कौन से बिल के तहत, पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 1934 में M.N. रॉय के द्वारा सबसे पहले औपचारिक या व्यक्तिगत रूप से किसकी मांग की गई, संविधान सभा की मांग की गई। आगे हम देखें, एक एक लाइन से, हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। M.N. रॉय हैं मानवेंद्र नाथ जी रॉय, जिन्होंने 1925 में हमारे लिए एक राष्ट्रीय दल की स्थापना की थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक इनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, और पार्टी का गठन किया था इसने। तो M.N. रॉय भी जाने माने सदस्य थे, नेता थे। उन्होंने 1934 में मांग की, सबसे पहले औपचारिक या व्यक्तिगत रूप से मांग की संविधान सभा की। तो यहाँ से हर से क्वेश्चन बन रहा है। अब इसके बाद में क्या हुआ, आगे और देखते हैं थोड़ा सा प्रयास क्या हुआ। इसके बाद में मैं बात करूँ तो आप उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे हम बात करें तो इससे आगे क्या हुआ, अभी तक जो हम बात कर रहे थे,
हमारे देश में एक पार्टी थी, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। अभी तक कांग्रेस के मन से कोई भी बात सामने नहीं आई। कांग्रेस ने ना संविधान सभा की बात की, ना हमारे लिए संविधान की बात की। अभी तक कांग्रेस के मन से कोई बात नहीं हो रही थी। अब इससे आगे क्या होता है वो बात करते हैं। अब देश के नेता जब कहने लगे तो इसके बाद में कांग्रेस ने भी 1935 में अपने मन से संविधान की मांग की, संविधान सभा की क्या की मांग की कि हम संविधान बनाएंगे, संविधान सभा के माध्यम से मांग करेंगे। और मांग करने वाली पार्टी कौन थी? कांग्रेस। कब की? 1935 में। अब कांग्रेस ने मांग की तो इन्होंने अधिवेशन किए संविधान सभा को लेकर, और 2 अधिवेशन किए 1936-37 में। 1936-37 में संविधान को लेकर, संविधान सभा को लेकर कितने अधिवेशन किए? 2 अधिवेशन किए। अधिवेशन और भी हैं, हिस्ट्री वाले सर बताएंगे आपको अधिवेशनों में। हमारे संविधान को लेकर इन्होंने 2 अधिवेशन किए। एक तो किया इन्होंने लखनऊ में, लखनऊ पड़ता आपके यूपी में, और दूसरा इन्होंने किया फैजपुर में, और फैजपुर पड़ता आपके महाराष्ट्र में। और इन दोनों अधिवेशनों का जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन दोनों ही अधिवेशनों के अध्यक्ष थे। दोनों अधिवेशनों में संविधान सभा के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। अब एक और क्वेश्चन आता है कि एकमात्र कौन सा अधिवेशन है कांग्रेस का जो गांव में संपन्न हुआ था? एकमात्र गांव में संपन्न होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन है फैजपुर। बाकी अधिवेशन और भी हुए थे इसके, लेकिन सारे शहरों में थे। कलकत्ता है, लाहौर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, बेलगांव है, नासिक है, यहाँ पे वर्धा है। तो शहरों में इनके अधिवेशन हो रहे थे, लेकिन गांव में संपन्न होने वाला कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा है दोस्तों? फैजपुर, महाराष्ट्र। आराम से पढ़ो, एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक बार में क्लियर हो जाएगा आपका। आगे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद में मैं बात करूं भारतीयों में जो प्रयास किया, बहुत अच्छा जो प्रयास किया गया वो 1938 में किया। और 1938 में प्रयास किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने एक बात रखी सामने, इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कि संविधान सभा हमारे लिए संविधान बनाएगी संविधान सभा हमारे लिए संविधान। लेकिन इस संविधान सभा का गठन कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आप, वयस्क मताधिकार की जो पहले उम्र मानी जाती थी वो 21 वर्ष मानी जाती थी। वर्तमान में जो मतदान की उम्र जो मानी जाती है वो 18 वर्ष मानी जाती है। 61वें संविधान संशोधन के तहत ये बदलाव लाया गया था। तो वयस्क मताधिकार पहले 21 वर्ष थी, अब कितनी है? 18 वर्ष। अब मतदाता की उम्र 18 वर्ष है। शादी की उम्र कितनी मानते हैं हम? लड़के की 21 वर्ष। अब देखो, 18 वर्ष की उम्र में देश के लिए नेता चुन सकता है, लेकिन 18 वर्ष की उम्र में अपने लिए लड़की नहीं चुन सकता। देश पर शासन चलाना आसान है, लड़की पर शासन करना मुश्किल है। यानी कि कंट्रोल उसे नहीं किया जा सकता। तो वो तो 21 साल की उम्र में चुन सकते हो आप। तो ये भारतीयों द्वारा किया गया प्रयास था। किसके द्वारा किया गया प्रयास था? ये भारतीयों के द्वारा किया गया प्रयास था। अब आगे भी भारतीयों ने भी प्रयास किया, इसमें बीच बीच में अंग्रेजों ने जो प्रयास किया उसमें विरोध भी तो किया था भारतीयों ने, तो वो भी प्रयास ही, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो ये आपने देखा भारतीयों द्वारा किया गया प्रयास कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी सी है। आगे बात करेंगे हम। देखो आगे क्या हुआ।
अब अंग्रेज क्या करते, अंग्रेजों के सामने दिक्कत हो गई। अंग्रेजों के सामने द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। अब प्रथम विश्व युद्ध में तो भारतीयों ने इनका भरपूर साथ दिया था। 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें हमने बात की थी। गांधी जी के कहने पर युवा फौज में शामिल हुए, अंग्रेजों का साथ दिया, गांधी जी को भर्ती करने वाला एजेंट कहते हैं। ये बात पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। अब देखो आगे हम देखते हैं। अब 1939 से 1944 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और परिस्थितियां बदल गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब परिस्थितियां बदल गई थी। अब अंग्रेजों के सामने दिक्कत हो गई थी कि भारतीय अब इनका साथ नहीं देंगे। अब 1937 में चुनाव भी हुए थे प्रांतों में। जब चुनाव किए गए, प्रांतों में चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट पार्टी, कर्षक प्रजा पार्टी, इंडिपेंडेंस पार्टी, जो भी यूनियन, दलित यूनियन जो भी बने थे, चुनाव में भाग लिए थे। उनमें कांग्रेस पार्टी उभर के भी आई थी सबसे ज़्यादा। 1937 में भी हुआ था चुनाव। प्रांतों में चुनाव के माध्यम से विधानसभाओं की स्थापना जो की गई थी। अब हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने बना कांग्रेस को पूछे ही, बना किसी को साथ दिए, क्या किया, युद्ध में भारतीयों को शामिल करने का आह्वान कर दिया कि भारतीय युद्ध में शामिल होंगे। अब 8 महीने की सरकार हुई थी कांग्रेस की। 1937 में चुनाव ना हुए, फिर बाद में सरकार का गठन हुआ। अक्टूबर 1939 में, अक्टूबर 1939 में क्या किया, कांग्रेस ने जितने आपके प्रांतों में जितनी इनकी सरकार थी, इनका जो मंत्रिमंडल था कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था, इस कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कहा, इस्तीफा देते हुए ये कहा कि एक तो बिना हमारी बात के, बिना कोई बात कहे भारत को युद्ध में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि हमने अभी मंच से कोई घोषणा ही नहीं की, बिना हमारी घोषणा के ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारी को आज़ादी चाहिए। कांग्रेस ने कहा हमारी को क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए और पूरी तरह स्वतंत्रता चाहिए, अखंड भारत चाहिए। ऐसे कुछ बातों को लेकर इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया अक्टूबर 1939 में। मैं बात करूं 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया इन्होंने, मुक्ति दिवस। क्या मुक्त हो रहे हैं, मुक्ति दिवस मनाया इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को। और इस मुक्ति दिवस में कांग्रेस का साथ दिया था, मुस्लिम लीग ने भी साथ दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अलग पार्टी बना चुका था उन्होंने भी इनमें साथ दिया था। यानी कि कांग्रेस तो थी इसमें मुस्लिम लीग भी थी शामिल, और इसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। इनके सहयोग से इन्होंने क्या किया, मुक्ति दिवस मनाया। अब कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया तो बाद में अंग्रेजों के सामने दिक्कत हो गई। एक तो उनके पास सोर्स की कमी हो गई, दूसरी चीज बस सोर्स स्रोत तो बीतेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो युद्ध में तो सैनिक जान मान धन की हानि होती है। दूसरी चीज, कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया तो इनके ऊपर दबाव हो गया कि चलो भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। एक प्रयास किया अंग्रेजों द्वारा, और वो प्रयास, पहला प्रयास हुआ 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन जो वायसराय था लिथगो द्वारा प्रयास किया गया। ये थे उस समय भारत के वायसराय थे, और इस प्रयास को कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या कहते हैं इसे, अगस्त प्रस्ताव। अब आगे क्या हुआ इसमें कि इस प्रस्ताव में लिथगो साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा
कि हम मुख्यतः भारतीय लोगों को शामिल करेंगे, मुख्यतः अधिक से अधिक भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा। जो परिषद थी, इस परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा। अब दिक्कत ये हो गई, मुख्यतः शब्द कर दिया इन्होंने, केवल भारतीय लोग नहीं कहा, मुख्यतः भारतीय लोगों को क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा। फिर इसके बाद में मैं बात करूं, इन्होंने कहा कि हम भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दे देंगे युद्ध के बाद। ये सारे काम कब होंगे, युद्ध के बाद। युद्ध में भारत साथ देगा तो, अब पहले साथ तो हम पहले भी दे चुके हैं, धोखा तो ये पहले भी दे चुके हैं, तो बात कौन मानता। अब दोनों जो पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने इसका क्या किया, विरोध किया। विरोध इसलिए किया, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत के टुकड़े हों, और मुस्लिम लीग ने विरोध इसलिए किया क्योंकि वो तो भारत विभाजन से कम मानने को तैयार ही नहीं थी। वो तो ये चाहते थे कि हमारे को तो अलग से क्या दे दिया जाए, पाकिस्तान दे दिया जाए। तो कांग्रेस नाराज हो गई, कांग्रेस ने इसी प्रस्ताव के विरोध में क्या कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, और इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को। कब हुई, 17 अक्टूबर 1940 को ये स्टार्ट हुआ पवनार आश्रम। ये आपके पड़ता है महाराष्ट्र में। पवनार आश्रम कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के विरोध में। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी पूछी जा सकती है कि प्रथम सत्याग्रही कौन था। तो प्रथम जो सत्याग्रही था दोस्तों, वो कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही पूछा जाए, भाई पहला ये ऑप्शन में नहीं दे रखा हो, तो दूसरे थे जवाहरलाल जी नेहरू। कांग्रेस ने क्या कर दिया कि अगस्त प्रस्ताव जो है इसका विरोध करते हुए पहले तो इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मना लिया। अब इस अगस्त प्रस्ताव का भी विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से शुरू किया। पवनार आश्रम कहाँ, महाराष्ट्र। पहला सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। और इसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी साथ दिया था इसमें। और इस तरह इस अगस्त प्रस्ताव का क्या हो गया, विरोध हो गया। ये अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया हमारे संविधान सभा के लिए पहला प्रयास था। अब क्या हुआ, दिक्कत हो गई अंग्रेजों के साथ कि भाई चलो इस प्रस्ताव का विरोध हो गया, बात मानने को तैयार नहीं हुए, तो फिर क्या होता है आगे वो देखते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो आगे क्या हुआ, आगे की मैं बात करूं, अगस्त प्रस्ताव का विरोध हो गया, तो फिर जो अगला जो प्रस्ताव आता है जहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है उसकी हम बात करें। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर की मैं बात करूं, 1939 से लेके 1944 के बीच में हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब अंग्रेजों के साथ दिक्कत हो गई विश्व युद्ध में। एक तो सोर्स कम, इनके पास स्रोत की कमी हो गई, सेना भी नहीं थी, भारत साथ नहीं दे रहा था, और दूसरा अमेरिका जापान जैसी महाशक्तियां उभर के आ रही थी, वो ब्रिटेन के ऊपर दबाव डाल रही थी भारत को आज़ादी को लेकर। अब अंग्रेज भी समझ चुके थे कि अब लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता, खूब लूट चुके हम, जितना लूटना था उतना लूट चुके हम इनको, अब बचा भी गया है भारत के पास, कंगाल तो कर चुके हैं इनको। तो वो भी चाहते थे चलो इनको आज़ाद कर दें, लेकिन वो जानते थे इतने दिन राज कर चुके थे तो भारतीयों को जानते भी थे, इसलिए वो चाहते थे कि भारत का विभाजन भी हो जाए, क्योंकि दोनों देश अगर आपस में लड़ेंगे तो उभर के नहीं आएंगे।
अगर भारत पाकिस्तान इन पड़ोसी देशों के साथ युद्ध ना हो तो भारत बहुत महाशक्ति बन के उभर के आ सकता है बड़ी, लेकिन वो चाहते थे कि इनको क्या किया जाए, विभाजन किया जाए। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन के पीएम के ऊपर, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव आता है, तो ब्रिटेन का उस समय तत्कालीन जो पीएम था, प्रधानमंत्री था, वो प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल साहब के ऊपर क्या आ गया, दबाव आ गया, प्रेशर हो गया चारों तरफ से। इनके दो सदन भी थे, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो इनके ऊपर दबाव हो गया, लोग विरोध करने लगे। वहाँ पे भी ब्रिटेन में भी इनका विरोध होने लग गया इनकी पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। पार्टी में विरोध होने लग गया, विपक्ष भी होता है। इस कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो चर्चिल ने ऐसी परिस्थिति में क्या किया, भारत के में एक व्यक्ति को भेजा जो उस समय का युद्ध मंत्रिमंडल का अध्यक्ष था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स साहब को क्या भेजा, भारत भेजा। क्या आप भारत के साथ, इन्होंने एक योजना देकर इसको भारत भेजा, भारत के साथ आप बात कीजिए, युद्ध में शामिल होने के लिए कहिए। तो इस सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा और क्रिप्स साहब हमारे लिए एक मिशन लेके आए जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। कंजर्वेटिव पार्टी से मैं आपको अभी करंट जीके की बात करूं तो ब्रिटेन का पीएम जो बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन, ये बोरिस जॉनसन भी इसी पार्टी से हैं, जो व्यक्तिगत रूप से हैं 55वें, पद के क्रम के अनुसार हैं 77वें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। वो भी कौन सी पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से ही हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और ये हमारे लिए एक मिशन लेके आए, और मिशन का नाम पड़ गया क्या, क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं इससे, आज हम बात करेंगे इस क्रिप्स मिशन की डिटेल में थोड़ी। क्रिप्स मिशन आया 22 मार्च 1942 को। भारत कब आया ये, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया, और मिशन में केवल एक ही सदस्य थे, वो भी कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इस मिशन में क्या कहा इसने कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें देशी रियासत या ब्रिटिश प्रांत, मुस्लिम लीग, जिनका मिलना कैसा होगा, ऐच्छिक होगा। युद्ध के बाद में संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उनका मिलना कैसा रहेगा, ऐच्छिक रहेगा, इच्छा के अनुसार रहेगा। वो चाहे शामिल हो सकते, नहीं चाहे नहीं हो सकते। तो कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि वो तो अखंड भारत चाहती थी, और मुस्लिम लीग ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उनको पूरी तरह से नहीं बताया गया कि आपके लिए अलग से पाकिस्तान बना रहे हैं। इन्होंने तो कह दिया भारतीय संविधान संघ, जो संविधान सभा का जो संघ बनाया जाएगा उसमें शामिल किया जाएगा, और कह दिया गया कि हम पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दे देंगे। पूरी तरह इनको आज़ाद की बात कर दी, लेकिन युद्ध के बाद की बात कर दी। अब युद्ध के बाद की बात कर दी तो इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। इस मिशन का क्या किया गया, विरोध किया गया। और क्वेश्चन यहाँ से कम, विरोध से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था क्रिप्स मिशन क्या है, तो हम इसकी आलोचना देखते हैं। आलोचना से पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। देखो, आलोचना की मैं बात करूं तो आलोचना करते हुए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस, पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने कुछ बातें की, उसकी बात करेंगे। तो क्रिप्स मिशन की आलोचना की बात करते हैं। आलोचना, देखो आलोचना में सबसे पहले मैं बात करूं महात्मा गांधी। इस मिशन की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने इसे बताया पोस्ट डेटेड चेक, यानी ये एक ऐसा चेक है
जिसकी तारीख निकल चुकी हो। पोस्ट डेटेड चेक है, यानी अब किसी काम का नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें एक बात और जोड़ दी कि ये जो मिशन है ये टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, टूटे हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। जो पट्टा भी है, कहीं पटाने लग जाओ आप, पट्टा भी सीतारमैया, पट्टा भी सीतारमैया। इस पट्टा भी जो सीतारमैया थे, इन्होंने कहा ये मिशन है, ये अगस्त प्रस्ताव का रूपांतरित स्वरूप है। यानी कि जो अगस्त प्रस्ताव है ना, उसी अगस्त प्रस्ताव को रूपांतरित करके भेज दिया। कांग्रेस ने क्या बताया इसे? कांग्रेस ने इसे बताया पाक जीवाणु युक्त। पाक यानी शुद्ध, यानी जो ये मिशन है ये जीवाणु से भरा हुआ है। जीवाणु ही जीवाणु भरे हैं इसमें, शुद्ध जीवाणु। जीवाणु वैसे भी नहीं, अशुद्ध भी नहीं, जीवाणु भी शुद्ध जीवाणु भरे हैं इसमें। इस तरह क्रिप्स मिशन की क्या की गई? आलोचना की गई। और क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हुए कांग्रेस तो प्रखर रूप से आवाज उठाने लगी आज़ादी की, और आज़ादी की मांग उठाते हुए इन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया। इतिहास में आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अब उसकी बात करते हैं। ये इसकी क्या थी? क्रिप्स मिशन की आलोचना। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था महात्मा गांधी से रिलेटेड कि दिवालिया बैंक, पोस्ट डेटेड चेक, जो भी बात थी, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। किसको? क्रिप्स मिशन। जवाहरलाल नेहरू का बस इसमें थोड़ा सा रिलेटेड कर दिया, टूटे हुए बैंक का बता दिया कि ऐसा बैंक जो खुद ही टूटा हुआ है। तो इस तरह ये थी इस मिशन की आलोचना। अब इस मिशन फैल हो गया, इस मिशन का विरोध करने लगे, विरोध करते हुए एक आंदोलन छिड़ गया, उसकी हम बात करते हैं। और आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। मैं बात करूं जुलाई 1942 में वर्धा में इनकी बैठक हुई। वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, और उस बैठक में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, और उस बैठक में इस आंदोलन की बात कही गई कि हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे। और फिर ग्वालियर के टैंक मैदान में, ग्वालियर का जो टैंक मैदान था, इस टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो था मौलाना अबुल, फिर कहीं हो। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं। ग्वालियर के टैंक मैदान में क्या हुआ? अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया किसको? मौलाना अबुल कलाम, जो हमारे देश के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे, उनको बनाया गया। इस मैदान में जवाहरलाल नेहरू ने इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखते इसको पारित कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं का साथ भी मिला, और इस तरह 9 अगस्त
1942 को इस आंदोलन की क्या हुई शुरुआत। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इतिहास में आपने खूब पढ़ा होगा, इतिहास वाले सब खूब बताएंगे इसमें। इस आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को, और इस आंदोलन में एक और बात कही थी, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, बहुत बार आपने सुना होगा वो नारा। महात्मा गांधी ने यहीं से नारा दिया था, करो या डू एंड डाई, या तो करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। कौन से आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, युद्ध के अंदर बहुत सी महाशक्तियां उभर के आई। अमेरिका ने जापान के ऊपर हमला भी कर दिया था, 2 बम भी गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी शहरों पर। तो विश्व परिक्षेप में वातावरण सा बदल गया था, और अब अंग्रेज ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पाए। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर एक प्रस्ताव रखा। इससे आगे एक छोटा सा प्रस्ताव और आता है आपका, वेवेल प्रस्ताव। लिनलिथगो की जगह नया वायसराय नियुक्त किया गया था लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल द्वारा एक प्रस्ताव रखा है, नाम है वेवेल प्रस्ताव। वेवेल प्रस्ताव किसने रखा? लॉर्ड वेवेल। और ये वेवेल प्रस्ताव रखा गया था 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को प्रस्ताव रखा गया वेवेल ने। और वेवेल ने क्या किया, यहाँ से भारत के टुकड़े करने की बात सी हो गई थोड़ी सी। वेवेल ने कहा कि हम एक कार्यकारिणी बनाएंगे, और उस कार्यकारिणी में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। हिंदू और मुसलमानों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि उससे फर्क नहीं पड़ता आबादी किसकी ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा नहीं। या हिंदू और मुसलमानों की कार्यकारिणी संस्था के रूप में एक संस्था बनाएंगे जो काम करेगी, वहां पे संख्या इनकी क्या रहेगी? बराबर रहेगी। और वेवेल ने क्या कहा कि इसमें इस प्रस्ताव में रखा वेवेल ने कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा संविधान बनाएगी, और उसमें इनकी संख्या बराबर रहेगी। अब इस प्रस्ताव को लेकर एक बैठक हुई जिसे कहा जाता है शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945। और कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम। अभी बात की थी, ये थे कांग्रेस अध्यक्ष। अब इसमें क्या हुआ, शिमला समझौते के तहत जो मुस्लिम लीग, इन्होंने कहा कि मुसलमान जो संख्या है या मुसलमान जो सदस्य शामिल होंगे कार्यकारिणी में, उनका चुनाव हम करेंगे। कांग्रेस ये बात मानने को तैयार नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि विभाजन को ऐसी कोई बात सामने आए जिससे कि फूट पड़े हमारे अंदर। और इस तरह ये समझौता 14 जून से 14 जुलाई तक चला, 25 जून से 14 जुलाई तक चला, लेकिन इस समझौते का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो तत्कालीन वायसराय ने इस समझौता क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। अब अवैध घोषित कर दिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में विरोध ज़्यादा तेज हो गया, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही प्रख्यात रूप से विख्यात भी हुआ था। अंग्रेजों को वास्तव में छोड़ना पड़ा था, और उस भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से अब जो ब्रिटेन के जो आम चुनाव हुए इसके बाद 1945 में, और उन चुनावों में जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसकी हार हो गई, और जो लेबर पार्टी थी उसकी जीत हुई। और लेबर पार्टी के सदस्य क्लेमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने भारत के लिए एक नया मिशन भेजा। भारत की स्वतंत्रता की उन्होंने मांग की, भारत के लिए संविधान सभा की उन्होंने मांग की। उन्होंने प्रस्ताव कब रखा, कैसे रखा, कब कैबिनेट मिशन भारत आया, कौन कौन थे, क्या क्या उनकी सिफारिशें थी, क्या क्या काम किया,
वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिशन की वजह से ही हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन। तो अगली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।